नमस्कार मित्रों, कैसे आप सब। आज से बिहार स्पेशल सीरीज प्रारंभ कर रहा हूं और इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आज के पहले क्लास में तो बिहार से संबंधित जो भी सामान्य जानकारी हो, है ना, चाहे देखें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत यहाँ पर पहला इलेक्शन हुआ है ना, उसमें कितने कितने सीट यहाँ पर विभाजित किए गए वो देखें। फिर वहाँ से लेकर हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो इलेक्शन होता है वो भी जानकारी यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद बिहार के बारे में सामान्य जानकारी, करेंट अफेयर भी कि गवर्नर यहाँ पर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, ये सारी चीज़ें, कितने ज़िले हैं, किस राज्य से कितने ज़िले लगे हुए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें देखें तो सामान्य जानकारी हम इतना देख लेंगे, बिहार से संबंधित जितना भी पेपर होता है वहाँ पर अगर आप देखें तो इस बोर्ड से जितना आज हम करने वाले हैं इस क्लास से, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर इतना करते हैं तो 2 से 3 प्रश्न आपके हाथों में आ जाएगा। और इसके तहत ये जो सीरीज प्रारंभ हो रही है इसके तहत हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। तो बिहार की अगर बात करें, वर्तमान जो संरचना है जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को देखने को मिला, तो ये जो स्वरूप है यहाँ पर बिहार में 9 प्रमंडल है। प्रशासन के दृष्टिकोण से जो भी क्षेत्र है उनको प्रमंडलों में, प्रमंडलों को जिलों में, जिलों को अनुमंडल में, है ना, अनुमंडल को ब्लॉक में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है और तत्पश्चात वहां पर प्रशासन किया जाता है। तो प्रशासन की दृष्टि से बिहार को 9 प्रमंडलों में विभाजित किया गया है। तो हम अध्ययन कैसे करेंगे, एक प्रमंडल उठाएंगे और एक प्रमंडल में जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों के बारे में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल में हम देखें तो सारण प्रमंडल अगर हम उठाते हैं तो सारण प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण। तो इसमें से एक एक जिले को एक क्लास पे एक जिले उठाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर गोपालगंज उठा लिए तो गोपालगंज से संबंधित इतिहास, है ना, भूगोल और वर्तमान में क्या चीज़ें हैं, करंट अफेयर में क्या जुड़ता है, वो सारी चीज़ें हम देखते हुए चलेंगे, है ना। तो ऐसे अगर देखें तो 1 से 2 महीने में पूरे बिहार की समग्रता से हम अध्ययन कर लेंगे। और ये समग्रता आपको प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो या फिर इंटरव्यू हो, हर चीज़ में आपका हेल्प करने वाला है। तो इस दृष्टिकोण से सभी क्लासेज आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक भी क्लास को आप मिस नहीं करेंगे और एक क्लास को कम से कम 2 से 3 बार 4 बार आप देखेंगे ताकि जितनी भी चीज़ें बताऊं सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें बिहार की ये जो वर्तमान संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये वर्तमान संरचना कब दिखाई पड़ी, जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड इससे अलग होकर एक नए राज्य के रूप में गठित हुआ। यानी कि पहले झारखंड भी इसके अंतर्गत आता था और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड इससे अलग हुआ, तब जाके ये जो वर्तमान स्वरूप दिखाई दे रहा है, ऐसी संरचना, ऐसा स्वरूप दिखाई पड़ा। तो झारखंड कब इससे अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इससे पहले उड़ीसा बिहार से अलग हुआ 1936 ईस्वी में। और उससे भी पहले बात करें तो पहले ये बंगाल के अंतर्गत आया करता था और बंगाल से 1912 ईस्वी में क्या हुआ, विभाजित हुआ। तो बिहार का अगर फॉर्मेशन देखें, है ना, बिहार बना कब, तो इसकी अगर डेट देखिए तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को इसका फॉर्मेशन हुआ और उसी को बिहार दिवस के रूप में हम मनाते हैं। यानी कि 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, जब 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार का गठन किया गया बंगाल से अलग करके। जब ये गठन किया गया तब बिहार और उड़ीसा एक में ही हुआ करते थे, तब जाके आगे 1936 ईस्वी में इससे उड़ीसा को अलग करके एक नया प्रांत यहाँ पर गठित किया गया। और जो वर्तमान स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है, ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ बिहार से अलग होकर, तब जाके ये वर्तमान स्वरूप दिखाई पड़ता है। जिसमें देखें तो जिसमें क्या है, 9 प्रमंडल है। प्रमंडलों की बात करें तो 1936 ईस्वी में इसमें केवल 4 ही प्रमंडल हुआ करते थे। थोड़ा सा इतिहास भी देखते हैं। तो 1936 ईस्वी की बात करें तो 1936 ईस्वी में मात्र इसमें 4 प्रमंडल हुआ करते थे। और 4 प्रमंडलों में बात करें तो तिरहुत, भागलपुर, पटना और छोटा नागपुर, है ना। 1936 में 4 प्रमंडल कौन कौन से, तिरहुत, उसके बाद भागलपुर,
पटना और छोटा नागपुर, ये 4 प्रमंडल हुआ करते थे। ठीक है, 1955 में देखें तो 1955 तक ये प्रमंडलों की संख्या बढ़कर 14 यहाँ पर हो गई और 2000 ईस्वी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को विभाजन हुआ और वर्तमान में देखें तो बिहार में 9 प्रमंडल और 38 जिले देखने को मिलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अगर देखें तो यहाँ पर 4 प्रमंडल थे और 16 जिले थे। 1962 ईस्वी में एक नया जिला, कौन सा? सहरसा, यहाँ पर एक नया जिला बनाया गया। कब? 1962 ईस्वी में। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यहाँ पर बिहार में 4 प्रमंडल देखने को मिले, जिसके अंतर्गत 16 जिले थे। 1962 ईस्वी में एक नए जिले का गठन किया गया, सहरसा। तत्पश्चात 1980 तक देखें तो 1980 तक जिलों की संख्या बढ़कर 31 हो चुकी थी और 1990 से 95 के बीच देखें तो 13 नए जिले यहाँ पर क्या हुए? गठित हुए। वर्तमान स्वरूप देखें तो वर्तमान में कितने जिले हैं? 38। तो वर्तमान स्वरूप देखें तो वर्तमान में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का 12वां स्थान है, जिसमें जिले की संख्या कितनी है? जिसके अंतर्गत देखें तो जिले की संख्या कितनी है? जिले की संख्या 38 है और जिलों की संख्या के आधार पर देखें तो बिहार का स्थान तीसरा आता है। सबसे ज्यादा जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर हमारा बिहार आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान और जिलों की संख्या की दृष्टि से देखें तो तीसरा स्थान बिहार का आता है। इतनी बातें क्लियर है? चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देखते थोड़ा सा इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देख ले, 2-4 बातें कर ले, फिर आएंगे इसके प्रशासन से संबंधित इतिहास पर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बिहार की अक्षांशीय विस्तार देखें, है ना, पृथ्वी पर देखें तो पृथ्वी को अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में विभाजित किया गया है अलग अलग लोकेशन को जानने हेतु। तो यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार देखें तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। जब भी आप बोलेंगे साथ में उत्तरी अक्षांश अवश्य जोड़ेंगे। तो अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। जबकि देशांतरीय विस्तार देखें तो देशांतरीय विस्तार बिहार का है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। क्षेत्रफल की बात करें बिहार की तो बिहार की जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत का 2.86% है ना। क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण भारत का 2.86% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या देखें तो जनसंख्या यहाँ पर 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखें तो लगभग कितना 10.5 करोड़ के आसपास, यानी कि 10,40,99,452 व्यक्ति 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या है। और जनसंख्या की दृष्टि से भी देखें तो ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ पर 3 चीजें हमने देखा। सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य, और यहां पर हमने देखा जिलों की संख्या की दृष्टिकोण से, तो जिलों की संख्या की दृष्टिकोण से भी तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार हमारा देखने को मिलता है। इसके साथ ही जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व बिहार की कितनी है? 1102, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1102 व्यक्ति बिहार में निवास करते हैं। उसके बाद साक्षरता दर देखें तो साक्षरता दर भारत में सबसे निम्न है, 61.8%, है ना। तो बिहार में जितनी भी जनसंख्या है उसमें 61.8% लोग क्या है? साक्षर हैं, जो भारत में सबसे निचले पायदान पर आता है। लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो लिंगानुपात बिहार में 918 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं। इसी को हम क्या बोलते हैं? लिंगानुपात।
उसके बाद सामान्य जानकारी में देखें तो बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है, बोधि वृक्ष। राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया है। राजकीय फूल की बात करें तो राजकीय फूल गेंदा है। राजकीय पशु बैल। राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल है। ये सारा जनरल नॉलेज है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा अब आते हैं हम भारत सरकार अधिनियम के तहत, है ना। यहाँ आने से पहले एक बार जिलों को देख लें। चलिए पहले इसी की बात कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं जिलों पर, और तब उसके बाद हम कल से प्रति जिले को लेकर उसकी क्रमबद्ध जानकारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो यहाँ पर बात करें भारत शासन अधिनियम 1935 जो अंग्रेजों के द्वारा लाया जाता है, उसके तहत अगर देखें तो 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो डायरकी यहाँ पर लाई गई थी उसको यहाँ पर समाप्त किया जाता है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 11 राज्यों में से, है ना, 11 राज्यों में से 6 राज्यों में विधानसभा गठन करने की यहाँ पर बात की गई। तो उसी के तहत बिहार में देखें तो बिहार में विधानसभा में 152 सीटें, जबकि विधान परिषद में 30 सीटों का गठन किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। याद रखिएगा कब बिहार में विधानसभा में 152 सीटों का गठन किया गया, जबकि विधान परिषद में 30 सीटों का यहाँ पर गठन किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत पहला जो चुनाव हुआ, इस व्यवस्था यानी कि भारत सरकार अधिनियम के तहत ये विधानसभा और विधान परिषद जो गठित की गई, इस व्यवस्था के तहत बिहार में पहला जो चुनाव हुआ वो 1937 में हुआ। 1937 में पहला चुनाव हुआ। यहाँ पर विधानसभा में 152 जो सीटें आई, 152 सीटों के अंतर्गत इसको भी विभाजित किया गया सीटों को। जैसे यहाँ पर देखें तो जो सामान्य नागरिक थे, सामान्य नागरिकों के लिए 70 सीटों की व्यवस्था की गई 152 में से, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 15 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीटें, 39 सीटों की बात करें तो मुस्लिमों के लिए आरक्षित रखा गया, 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए, 2 सीटें यूरोपीय समुदाय के लिए, 13 सीटें विशिष्ट क्षेत्र के लिए, है ना। विशिष्ट क्षेत्रों में बात करें तो व्यवसाय से संबंधित, उद्योग से संबंधित, भूस्वामी लोग जो थे, बागान से संबंधित, विश्वविद्यालय के जो शिक्षक थे, है ना, भारतीय मूल के जो ईसाई थे, इन लोगों के लिए 13 सीटों की व्यवस्था की गई, यानी कि आरक्षण किया गया, और 4 सीटें महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षित रखा गया। एक बार फिर से बोलता हूँ, बिहार में विधानसभा के लिए 152 सीटों का गठन किया गया, जिसमें से 70 सीटें जो थी वो सामान्य नागरिकों के लिए आरक्षित रखी गई, 15 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 7 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, 39 सीटें मुस्लिमों के लिए, 2 सीटें एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए, 2 सीटें यूरोपीय समुदाय के लिए, 13 सीटें जो थी वो विशिष्ट क्षेत्र के लोगों के लिए, जो व्यवसाय से संबंधित हो, उद्योग से संबंधित हो, बागान से संबंधित हो, भूस्वामी हो, विश्वविद्यालय के शिक्षक हो, या फिर भारतीय मूल के ईसाई हो, इन लोगों के लिए 13 सीटें आरक्षित की गई, जबकि 4 सीटें महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षित रखी गई, है ना। ये जो चुनाव हुआ 1937 में इस व्यवस्था के अंतर्गत, इसमें से 38 सीटों पर कांग्रेस को विजय मिला, जबकि मुस्लिम लीग 20 सीटों पर विजय हासिल कर पाई। तो कांग्रेस को 38 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 20 सीटें मिल पाई। कांग्रेस के नेता यहाँ पर श्री कृष्ण सिंह को चुना गया, और श्री कृष्ण सिंह को यहाँ पर सरकार बनाने को कहा गया। लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस हेडक्वार्टर था, है ना, कांग्रेस हाई कमांड था, उसके द्वारा ऐसी बातें कही गई कि सबसे पहले तो यहाँ पर सरकार बनाने से पहले आप यहाँ पर बात करें कि राजनैतिक स्वायत्तता का आश्वासन अगर आपको मिलता है, राजनैतिक स्वायत्तता का आश्वासन आपको मिलता है, तभी आप यहाँ पर सरकार बनाएं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा राजनैतिक स्वायत्तता का आश्वासन की मांग की गई, लेकिन इस पर जो तत्कालीन गवर्नर थे, तत्कालीन गवर्नर का नकारात्मक रवैया रहा। परिणाम स्वरूप ये क्या किए, परिणाम स्वरूप इन्होंने अपना मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात यहाँ पर मार्च 1937 ईस्वी में मोहम्मद यूनुस, है ना, मोहम्मद यूनुस जो इंडिपेंडेंट पार्टी के थे, उनको कार्यकारी सरकार यहाँ पर गठन करने के लिए आमंत्रित किया गया।
तो मार्च 1937 ईस्वी में मोहम्मद यूनुस को जो इंडिपेंडेंट पार्टी से संबंधित थे उनको कार्यकारी सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया, है ना, दायित्व तो सौंपा गया कि आप यहाँ पर कार्यकारी सरकार बनाएं। तत्पश्चात यहाँ पर देखें तो मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। तो प्रश्न के रूप में आता है कि निम्न में से बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहम्मद यूनुस, ना कि श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह इसके बाद बनेंगे। तो यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री कौन बने? मोहम्मद यूनुस, जो इंडिपेंडेंट पार्टी से संबंधित है। बीपीएससी की बात करें तो मोहम्मद यूनुस के बारे में भी पूछा जा चुका है और दूसरे बार यह भी पूछा गया है कि मोहम्मद यूनुस किस पार्टी से संबंधित है? तो इंडिपेंडेंट पार्टी से। ये दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो पहले मुख्यमंत्री ये बन गए। इनका जो मंत्रिमंडल था, इनका मंत्रिमंडल विधानसभा में न तो बैठक बुला सका और ना ही सदस्यों की शपथ की तिथि तय कर सकी। यानी कि इनको क्या किया गया? कार्यकारी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया और आमंत्रण के पश्चात इनका जो मंत्रिमंडल था वो ना ही विधानसभा में बैठक बुला सका और ना ही उनके जो सदस्य थे सदस्यों के शपथ की तिथि तय कर सके। ऐसी स्थिति में, ठीक है, यहाँ पर ये स्थिति रही। जबकि एक दूसरी स्थिति देखें जहां पर पहले कांग्रेस और गवर्नर के मध्य स्वायत्तता को लेकर मतभेद था। इस समय क्या हुआ कि कांग्रेस हाईकमांड जो थी और गवर्नर जो थे तत्कालीन, उनके मध्य में विचारों में सहमति हुई और सहमति के पश्चात 30 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली कांग्रेस सरकार गठित की गई। कब? 30 जुलाई 1937 को। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस और गवर्नर के बीच में जो मतभेद थे वो मतभेद सुलझ चुके थे और यहाँ पर भी मोहम्मद यूनुस का जो सिचुएशन था वो मंत्रिमंडल बनाने के लिए जो सदस्यों के शपथ ग्रहण की तिथि तय करनी थी ये भी तय नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में जब इनके मतभेद जो थे वो समाप्त हो गए तो 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली कांग्रेस सरकार की गठित की गई। उसके बाद देखें तो एक प्रश्न यहां से आ चुका है कि एक प्रश्न आया था कि जो बिहार का विधानसभा था, है ना, बिहार की सरकार थी, यहां पर इस्तीफा क्यों दे दी? ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया और इसका कारण क्या था? इसी से प्रश्न पूछा गया है। कारण की बात करें तो भारत को विश्व युद्ध में बिना ही भारत के सहमति के सम्मिलित कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। इसी के विरोध में कब? 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को बिहार सरकार के द्वारा, है ना, जितने भी लोग थे सभी लोगों ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। उसके बाद देखें तो 1939 में ये जो इस्तीफा दिया गया वहां से लेकर 1945 तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ, ना ही सरकार का यहां पर गठन किया गया और अंततः देखें तो 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुआ और फिर श्री कृष्ण सिंह यहां पर मुख्यमंत्री बने। विधानसभा से देखें तो विधानसभा से 39 जो सदस्य थे, बिहार के विधानसभा से 39 सदस्य जो थे वो संविधान सभा जो बना था, संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए और ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो जो 1946 में पुनः चुनाव हुआ, श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने और जो यहाँ पर विधानसभा गठित हुई उसी विधानसभा से 39 सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। ठीक है, उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला इलेक्शन कब हुआ? 1952 में हुआ और 1952 में जो इलेक्शन हुआ उसके पश्चात यहाँ पर देखें तो विधानसभा की जो सीट थी 1952 में वो 330 यहाँ पर निर्धारित की गई और ये 1952 में जो इलेक्शन हुआ यहाँ पर भी श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद ग्रहण किए और 31 जनवरी 1961 को उनकी मृत्यु होती है। तो 1952 में जो मुख्यमंत्री बने अपने मृत्यु तक यानी कि 31 जनवरी 1961 तक
ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। तो ये था पूरा बिहार में चुनाव से संबंधित, है ना, सरकार गठित करने से संबंधित इतिहास। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आई होगी। चलिए अब थोड़ा सा वर्तमान की बात करते हैं। तो बिहार की अगर बात करें तो वर्तमान में जो गवर्नर है यहाँ पर फागू चौहान है। मुख्यमंत्री की बात करें वर्तमान मुख्यमंत्री तो यहाँ पर नीतीश कुमार जी हैं, जो जेडीयू से संबंधित है ना। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो सुशील कुमार मोदी है, जो बीजेपी से संबंधित है। यहाँ की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसमें विधानसभा की जो सीटें हैं 243 तय की गई है, जबकि विधान परिषद की सीटों की बात करें तो 75 सीटें यहाँ पर तय की गई है। साथ ही साथ हम यहाँ पर लोकसभा की सीटों की बात करें कि जो भारत में इलेक्शन होता है लोकसभा के लिए, वहाँ पर बिहार से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो लोकसभा के लिए बिहार से 40 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए 16 सदस्य यहाँ से चुने जाते हैं, और परीक्षा में ये बार बार पूछे गए हैं। ऑफिशियल जो लैंग्वेज है बिहार की वो हिंदी है, और अन्य एडिशनल लैंग्वेज की बात करें तो वो हमारी मैथिली और उर्दू है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और अन्य एडिशनल जो लैंग्वेज है वो कौन सा है, मैथिली और उर्दू। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। उसके बाद बिहार में जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उसका नाम क्या है, पटना उच्च न्यायालय। और पटना उच्च न्यायालय का गठन 3 फरवरी 1916 को किया गया था, यानी कि 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। और वर्तमान में यहाँ की चीफ जस्टिस की बात करें तो यहाँ पर जो वर्तमान चीफ जस्टिस है वो है जस्टिस संजय करोल, जो 11 नवंबर 1919 से इस पद पर बने हुए हैं। तो वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है पटना उच्च न्यायालय के, जस्टिस संजय करोल, जो 11 नवंबर 1919 से पद पर बने हुए हैं। तो आशा करता हूं ये सामान्य जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम यहां पर एक बार देख लेते हैं कितने यहां पर प्रमंडल है और कितने जिले हैं, और उन सभी जिलों के बारे में क्रमबद्ध तरीके से हम यहां पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर प्रमंडल की बात करें तो अभी हमने बात किया प्रशासनिक दृष्टिकोण से, यानी कि प्रशासन अच्छे से करने के लिए इसको प्रमंडलों में विभाजित किया गया है। प्रमंडलों को जिलों में, और जिलों को अनुमंडल, और अनुमंडलों को ब्लॉक में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रमंडल देखते हैं। तो बिहार में देखें तो 9 प्रमंडल है, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध और पटना। 9 प्रमंडल है। फिर से रिपीट करता हूं, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध और पटना। 9 प्रमंडल है। इन प्रमंडलों के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें सारण प्रमंडल की, तो सारण प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण, है ना। गोपालगंज, सिवान और सारण 3 जिले आते हैं। गोपालगंज का मुख्यालय गोपालगंज ही है, सिवान का मुख्यालय भी सिवान ही है, जबकि सारण जिले की मुख्यालय की बात करें तो ये छपरा में है। उसके बाद अगला प्रमंडल देखें तो तिरहुत है, और इसके अंतर्गत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर है। यहाँ की अगर देखें, हाजीपुर जिला नहीं है, सॉरी, वैशाली है। फिर से बोलता हूँ, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। यहाँ पर पश्चिम चंपारण की बात करें तो यहाँ का मुख्यालय बेतिया है, जबकि पूर्वी चंपारण की बात करें तो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतीहारी है। शिवहर का मुख्यालय शिवहर ही है, सीतामढ़ी का भी मुख्यालय सीतामढ़ी ही है, और मुजफ्फरपुर का मुख्यालय मुजफ्फरपुर ही है, जबकि वैशाली के मुख्यालय की बात करें तो वैशाली का मुख्यालय हाजीपुर में अवस्थित है। अगला यहाँ पर प्रमंडल देखें तो अगला प्रमंडल है हमारा दरभंगा, और दरभंगा के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, और तीनों का जो मुख्यालय है सेम है, यानी कि मधुबनी का मुख्यालय मधुबनी ही है, दरभंगा का मुख्यालय दरभंगा में ही है, समस्तीपुर का मुख्यालय समस्तीपुर में ही है। अगला देखें यहाँ पर प्रमंडल, तो अगला प्रमंडल है कोसी प्रमंडल, और इसके अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं, सुपौल,
सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा 3 जिले हैं और तीनों का मुख्यालय सेम है। अगला देखिए, अगला प्रमंडल, तो अगला प्रमंडल हमारा कौन सा है? पूर्णिया प्रमंडल है और इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। 4 जिलों में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 4 जिले आते हैं। उसके बाद अगला प्रमंडल देखें तो अगला प्रमंडल है हमारा भागलपुर और भागलपुर के अंतर्गत 2 जिले आते हैं, भागलपुर और बांका, है ना। उसके बाद अगला प्रमंडल यहाँ पर देखें तो अगला प्रमंडल है मुंगेर और इसके अंतर्गत आने वाले जिलों में देखें तो 6 जिले आते हैं, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय। फिर से बात करते हैं मुंगेर की। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों में बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, ये 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं मुंगेर प्रमंडल के। उसके बाद देखें तो यहाँ पर हमारा पड़ता है मगध प्रमंडल और मगध प्रमंडल के अंतर्गत देखें तो अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा, कितने जिले हो गए हमारे? 5 जिले हो गए मगध प्रमंडल के अंतर्गत, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा और गया। और अंतिम प्रमंडल बचता है हमारा पटना और पटना प्रमंडल देखें तो इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। यहाँ से प्रारंभ करें तो सबसे पहला कैमूर, है ना, सबसे पहला कौन है? कैमूर, यहाँ कैमूर हो गया, है ना। उसके बाद दूसरा जिला है रोहतास, तीसरा बक्सर, चौथा भोजपुर, पांचवा पटना और छठा यहाँ पर नालंदा। ठीक है, 6 जिले कौन कौन से हैं? भभुआ, जिला है यहाँ पर कैमूर और मुख्यालय कहाँ है? भभुआ। तो जिलों में बात करें तो पहला जिला यहाँ पर है कैमूर जिसका मुख्यालय कहाँ है? भभुआ। दूसरा जिला यहाँ पर रोहतास और रोहतास का मुख्यालय कहाँ है? सासाराम। तीसरा जिला है बक्सर और बक्सर का मुख्यालय बक्सरी है। चौथा जिला है भोजपुर और भोजपुर का मुख्यालय आरा में है। पांचवा जिला है पटना, पटना का मुख्यालय पटना में ही है। और छठा जिला है नालंदा और नालंदा का मुख्यालय कहाँ है? बिहार शरीफ है। तो ये पूरी संरचना हो गई बिहार की। बिहार में कितने प्रमंडल हो गए और उन प्रमंडलों के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखें, है ना। अगले क्लास से हम क्या करेंगे कि एक प्रमंडल उठाएंगे, उसकी स्थिति देखेंगे सबसे पहले कि उसकी स्थिति क्या है। यानी कि यहाँ पर चंपारण, पश्चिम चंपारण उठाए तो पश्चिम चंपारण का सबसे पहले तो बॉर्डर देखेंगे कहाँ कहाँ से लगता है, सबसे पहले कौन कौन से जिलों से लगता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें तो किससे लगता है? गोपालगंज से लगता है। उसके बाद यहाँ देखें तो पूर्वी चंपारण से लगता है। तो बिहार के 2 जिले से पश्चिम चंपारण का जो जिला है उसका बॉर्डर साझा करता है। उसके बाद हम इधर देखेंगे, है ना, इधर देखेंगे तो नेपाल से बॉर्डर साझा करता है। इधर किससे? उत्तर प्रदेश से बॉर्डर साझा करता है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर भी देखते हुए चलेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों से इसका जिला सीमा साझा करता है वो भी देखेंगे। उसके बाद भौगोलिक स्थिति देखेंगे कि यहाँ पर भौगोलिक स्थिति क्या है, यानी कि हिमालय का जो विस्तार है पश्चिम चंपारण में भी पाया जाता है वो भी देखेंगे। साथ ही यहाँ का करंट सिचुएशन क्या है, यहाँ पर घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है, यानी कि पर्यटन से संबंधित कौन कौन सी जगह है, वो सारी चीजें। वर्तमान में यहाँ के डीएम कौन है ना, यहाँ का देखे तो अगर लोकसभा का कोई सदस्य है तो कौन है ना, राज्यसभा का अगर कोई सदस्य है तो कौन है। उसके बाद विधानसभा के सदस्य यहाँ से कौन है, विधान परिषद के सदस्य कौन है, इसका विभाजन कितने क्षेत्रों में किया गया है ना, सब डिवीजन कैसे कैसे है, वो सारी चीजें इसमें। ब्लॉक की संख्या कितनी है, शहरों की संख्या कितनी है, गांवों की संख्या कितनी है, वो सारी चीजें पूरे डिटेल के साथ देखेंगे। और इतना करने के पश्चात बिहार से संबंधित कुछ भी नहीं छूटने वाला आप सभी का। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाने से पहले एक बार बोलूंगा, प्लेटफॉर्म नया है और आप सभी के लिए है। बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं, चाहे यूपीएससी हो, है ना, बीपीएससी हो, जुडिशियल सर्विस हो, बिहार दरोगा हो या फिर कोई सभी पेपर हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी का कार्य है ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को शेयर करना, ताकि उन सभी बच्चों को भी इससे प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।